कमलापुर नामक एक गांव में हरि अपनी पत्नी कंचन और बूढ़े पिता के साथ रहता था। हरि एक ईमानदार और मेहनती किसान था और बहुत गरीब भी था। हरि दिन भर अपने खेत पर खूब मेहनत करता। खेत पर दिन भर मेहनत करने पर भी वे अपने परिवार का गुजारा भी नहीं कर पाता था। इस साल ज्यादा बारिश होने के कारण हरि की सारी फसल बर्बाद हो गई। अजी सुनते हो, मैं कह रही थी कि घर में सारा अनाज खत्म होने वाला है और पिताजी की तबीयत भी आजकल कुछ ठीक नहीं रहती है, तो उन्हें इस हालत में भूखा भी नहीं रख सकते। मुझे पता है कंचन, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अभी पिछले महीने ही मैंने गेहूं की फसल बोई थी और वो भी खराब हो गई। अब तुम ही बताओ, खराब फसलों का मैं क्या करूँ। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा। मैं सब जानती हूँ और ये भी जानती हूँ कि आप इन सब बातों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन अनाज अब सिर्फ कुछ ही दिनों का बचा है। खैर, मैं जानती हूँ कि आप जरूर कुछ न कुछ कर ही लेंगे। कंचन की बातें सुनकर हरि उससे हाँ कह देता है। अगले दिन हरि खेत पर काम करने जा रहा था तो रास्ते में उसे एक आवाज आई। वे आवाज उसके पड़ोसी रामू ने दी। रामू एक बहुत ही लालची और दूसरों से जलने वाला इंसान था। और हरी भाऊ, किधर जा रहे हो सुबह सुबह? वहीं खेतों पर, जहाँ तुम्हें खेती करके हर बार नुकसान होता है। अरे रामू भाऊ, अब तुम ही बताओ, एक ही तो रोजी रोटी का साधन है मेरे पास। मेहनत तो मुझे करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल मुझे मेरी मेहनत का फल भी जरूर मिलेगा। ठीक है भाऊ, तुम जाओ, तुम करो अपनी मेहनत। आखिरकार बेवकूफ को समझाने से क्या फायदा। रामू की ऐसी तीखी बातें सुनकर हरि बहुत दुखी हो जाता है और दुखी मन से अपने खेत पर चला जाता है। हरि अपने खेत में फावड़े से खुदाई करता है और आलू की फसल के बीज बो देता है। इस बार मैंने आलू की फसल बोई है। उम्मीद करता हूँ इस बार की फसल अच्छी होगी। यह कहते ही हरि घर की ओर चल जाता है। अरे अरे बेटा, आ गया तू। बहुत देर लगा दी तूने आने में। जी पिताजी, आज मैंने आलू की फसल बोई है, इसलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आप बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे, तबीयत तो कभी ठीक ही रहती है, कभी खराब हो जाती है। और कल मैं गांव के वैद्य जी के पास भी गया था, तो वहाँ उन्होंने एक दवा बताई थी और वो दवा इतनी महंगी थी कि मुझे उसे खरीदने की हिम्मत ही नहीं हुई। आप चिंता ना करें पिताजी, मैं कल ही जाकर वैद्य जी से आपकी दवाई ले आऊँगा। इतना कहते ही हरि निराश मन से अंदर अपने कमरे में चला जाता है। मैंने पिताजी को दवाई के लिए हाँ तो बोल दिया, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं वैद्य जी से जाकर उनकी दवाई ले आऊं। इस बात की चिंता करके हरि पूरी रात सो नहीं पाया। अगले दिन सुबह होते ही खाली हाथ ही वे गांव के वैद्य जी के पास चला जाता है। वैद्य जी हरि से कहते हैं, अरे रमेश बेटा, आओ, कैसे आना हुआ? आपको क्या बताऊं मैं वैद्य जी, घर में पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं आपसे उनकी दवाई ले सकूं। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे बेटा हरी, तुम जानते ही हो मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। जंगलों के पेड़ से जड़ी बूटियाँ बनाता हूँ और उसी से अपना गुजारा करता हूँ। ऐसे में तो सिर्फ तुम एक ही काम कर सकते हो। मैं तुम्हारी माँ के लिए कुछ दवा बना देता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम्हें मुझे 3 दिन का भोजन कराना होगा। वैद्य जी की यह बात सुनकर हरि गहरी सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि घर में तो खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं और वैद्य जी ऐसी बातें कर रही हैं। लेकिन हरि जैसे पैसे वैद्य जी को खाना खिलाने के लिए हाँ कह देता है। वैद्य जी हरि को एक दवाई की शीशी देते हैं, जिसे लेकर हरि घर चला जाता है। ये लीजिए पिताजी, मैं वैद्य जी से आपके लिए दवाई लेकर आया हूँ। इसको खाने से अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे पता था बेटा, तू मेरे लिए ये दवा जरूर लेकर आएगा, और अब तू ये दवाई लेकर आ गया है ना, तो देखना मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इस बुढ़ापे में तुम जैसा बेटा हो तो जिंदगी आराम से गुजरे।
पिता की बातें सुनकर हरि वापस अपने कमरे में चला जाता है। सुनिए, मुझे सब सच सच बताइएगा। क्या आपने किसी से पैसे उधार लिए हैं? नहीं नहीं कंचन, अल्लाह मैं ऐसा क्यों करूँगा। तो फिर आपके पास पिताजी की दवाई के लिए पैसे कहाँ से आए? मैं वेद जी के पास गया था तो वो हरि कंचन को सब कुछ बता देता है। हरि और कंचन दोनों उदास हो जाते हैं। कुछ ही देर में हरि और उसके पिता खाना खाने बैठ जाते हैं। हरि के पिता खाना खा रहे थे, लेकिन हरि खाने को सिर्फ एक तक देख रहा था। क्या हुआ बेटा, खाने को देखता ही रहेगा या खाएगा भी? वो पिताजी मुझे भूख नहीं है, आप खाना खाइए, मैं बाद में खाना खा लूँगा। खाना खाने के बाद हरि के पिता अपने कमरे में चले जाते हैं और हरि अपने खाने की थाली को लेकर बाबा के पास चला जाता है। ये लीजिए वेद जी, मैं आपके लिए खाना ले आया हूँ। अरे आ गया बेटा तू, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। बाबा खाना खाने लगते हैं। 2 दिन गुजर गए। हरि रोज ऐसे ही बाबा को अपने हिस्से का खाना खिला रहा था। अगले दिन आखिरी दिन था, लेकिन सुनिए जी, आज तो रसोई घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा। मुझे तो चिंता हो रही है कि मैं खाना क्या बनाऊं। अरे कंचन, ये तुम क्या कह रही हो? अब मैं वेद जी को क्या खिलाऊंगा? हरि बहुत उदास हो गया। थोड़ी देर बाद हरि उदास होता हुआ बाबा के पास जाता है। हरि वैद्य जी को सारी बातें बताता है। वैद्य जी हरि और उसकी की गई सेवा से बहुत खुश होते हैं और हरि को एक जादुई जड़ी बूटी देते हैं और कहते हैं, बेटा हरि, कोई बात नहीं, तुम्हारे सच्चे दिल और निष्ठा को देखते हुए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, ये जड़ी बूटी वाला जादुई मसाला है। जैसे तुमने मुझे खाना खिलाया है, ऐसे ही तुम दूसरे लोगों को खाना खिलाओ। तुम एक ढाबा खोलो और उसके खाने में ये जादुई मसाला डालना। इससे तुम्हारे खाने का स्वाद 10 गुना बढ़ जाएगा। वैद्य जी की यह बात सुनकर हरि बहुत खुश होता है और वैद्य जी से वो जड़ी बूटी ले लेता है और उसे लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी कंचन को उस जड़ी बूटी के बारे में बताता है। क्या आप सच कह रहे हैं? क्या ये सच में एक जादुई जड़ी बूटी थी? लेकिन हमारे पास अनाज खरीदने के पैसे तो है ही नहीं। ये तो तुम सही रही हो कंचन, मैं भी यही सोच रहा था। ढाबा खोलने के लिए अनाज की जरूरत तो होगी ही, लेकिन हमारे पास तो बिल्कुल ही अनाज नहीं है। हम क्या करें? हरि और कंचन बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे उनकी पड़ोसन कोमल आ जाती है। कंचन दीदी, ओ कंचन दीदी, कहाँ हो आप? अरे कोमल दीदी, आप बताइए, आज अचानक कैसे आना हुआ? अरे वो दीदी, क्या है ना, इस बार हमारे खेत में दाल चावल की खेती बढ़िया हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी कच्चे दाल चावल दे दूं। हम आप लोगों का तो सबको ही पता है, आप लोगों के खेत में तो कई सालों से अच्छी फसल होती ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी आपका, आपने हमारे बारे में इतना कुछ सोचा, इसलिए मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कोमल कंचन को दाल चावल देकर अपने घर चली जाती है। हरि और कंचन इतने सारे दाल और चावल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और इसे ही बनाने का सोचते हैं। अगली सुबह हरि और कंचन दाल चावल बनाने लग जाते हैं। अब उस जादुई जड़ी बूटी को इसमें डालने का वक्त आ गया है। कंचन दाल में उस जड़ी बूटी को डाल देती है। उनके बनाए हुए दाल चावल की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है और धीरे धीरे लोग खुशबू सूंघकर ही दाल चावल खाने आ जाते हैं। अरे हरी भाई, ये खेती बाड़ी छोड़ के ये कौन से ढाबे के धंधे में घुस गए तुम? कहीं खेतों की तरह इससे भी तुम डूब न जाओ। अरे भैया, आप वो सब बातों को छोड़िए और एक गर्मा गर्म स्वादिष्ट दाल चावल खाइए। बहुत ही मेहनत से बनाए हम दोनों ने, लिखो, एक बार आप खाकर तो देखिए। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, अब तुम इतना कह ही रहे हो तो खा देते हैं तुम्हारे दाल चावल। लेकिन ये तो बताओ कि कितने के दिए तुमने दाल चावल? 20 रुपए प्लेट है भैया। अच्छा ठीक है, 1 प्लेट लगा दो। कंचन उस ग्राहक के लिए 1 प्लेट दाल चावल लगा देती है। जैसे ही वो ग्राहक दाल चावल खाता है तो उसे वो बहुत पसंद आते हैं। मज़ा ही आ गया भाई दाल चावल खाकर तो। इतने स्वादिष्ट दाल चावल मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। चाय 1 प्लेट और लगा दोगे दाल चावल? ग्राहक की यह बातें सुनकर हरि और कंचन बहुत खुश हो जाते हैं और उसे 1 प्लेट और दाल चावल दे देते हैं।
धीरे धीरे करके हरी और कंचन के बनाए हुए सारे दाल और चावल खत्म हो जाते हैं। इस बात की खबर रामू को लग जाती है और उसे इस बात से जलन होती है। अच्छा, हरी ने ये नया धंधा खोल लिया है। अब गांव के सभी लोग इसके पास खाने आएंगे और इसकी वाह वाह करेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। अरे हरी भाऊ, कैसे हो? आज बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोर की लगी है। जल्दी से एक प्लेट दाल चावल लगा दो। अरे रामू भाऊ, तुम इतना लेट आए हो, दाल चावल तो खत्म ही हो गए। अरे भाऊ, ये क्या बात हुई? मैं तो बहुत उम्मीद से तुम्हारे ठेले पर आया था कि बहुत जोर की भूख लगी है तो दाल चावल भी मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास तो दाल चावल ही खत्म हो गए। चलो ठीक है, कभी और दिन खाएंगे तुम्हारे दाल चावल। अच्छा रामू भाऊ, निराश मत हो, मैं आपके लिए अभी दाल चावल बना देता हूँ। हरी रामू के लिए दाल चावल बना देता है और उसमें वो जादुई जड़ी बूटी भी डाल देता है, जिसे डालते हुए रामू देख लेता है। अच्छा, तो ये राज है इसके दाल चावल का। हरी रामू को अपने बनाए हुए दाल चावल देता है। हा, मजा ही आ गया हरी भाऊ तुम्हारे दाल चावल खाकर। ये लो 20 रुपए। चलो फिर किसी और दिन मिलते हैं। रामू के जाने के बाद हरी अपनी जड़ी बूटी लेकर ढाबे को बंद करके घर चला जाता है। रात हो गई, सब सो रहे थे। अचानक हरी के घर में रामू चुपके से आ जाता है और रसोई में रखी उस जड़ी बूटी को उठाकर ले जाता है। ये रहा वो जादुई मसाला। अब मैं भी अपने दाल चावल में ये जादुई मसाला डालूंगा और बेचूंगा। फिर देखता हूँ हरी के बने हुए दाल चावल कितने बिकते हैं। अगले दिन जब हरी देखता है कि वो जड़ी बूटी अपनी जगह से गायब है। अरे मेरी वेद जी की मसाले वाली पोटली कहाँ चली गई? कंचन, ओ कंचन, अरे वो जादुई मसाले वाली पोटली जाने कहाँ चली गई? मुझे वो मिल ही नहीं रही। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? अब हम क्या करेंगे जी? यहाँ से वो पोटली कहाँ जा सकती है? कौन ले सकता है उसे? अब हम उस चमत्कारी जड़ी बूटी के बिना दाल चावल कैसे बनाएंगे? पता नहीं कंचन, मुझे तो अब कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब क्या करें? परेशान हरी वापस बाबा के पास चला जाता है। वेद जी, जो आपने मुझे मसाले वाली जादुई पोटली दी थी वो किसी ने चोरी कर ली। अब क्या होगा वेद जी? अब कैसे लोगों को मेरे दाल चावल पसंद आएंगे? तुम चिंता मत करो बेटा, मैंने जो तुम्हें जड़ी बूटी दी थी वो जिसने भी चोरी की होगी उस पर उसका उल्टा असर होगा। और हाँ, तुम जो इतने स्वादिष्ट दाल चावल बनाते थे वो तुम्हारी मेहनत और लगन की वजह से बनते थे। हाँ, मेरी जड़ी बूटी थोड़ा बहुत खाने को स्वादिष्ट बना देती थी, लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन के आगे वो भी फीका है। हरी वापस अपने घर आ जाता है और वो दोनों फिर से दाल चावल बनाते हैं। इधर रामू भी अपना ढाबा खोल लेता है और बहुत सारे दाल चावल बनाता है और उसमें वो जड़ी बूटी भी डालता है। तभी रामू के पास एक ग्राहक आता है। अरे रामू भाई, बहुत जोर की भूख लगी है, जरा एक प्लेट दाल चावल नहा दो यार। हाँ, अभी लगा देता हूँ बहू। जैसे ही वो दाल चावल खाता है तो उसे वे अच्छे नहीं लगते और वे रामू के खाने की बुराई करने लग जाता है। छी छी, तू ये क्या वाहियात किस्म के दाल चावल बनाए हैं तुमने? जब तुम्हें बनाना ही नहीं आता तो क्यों बनाते हो, फिर क्यों बेचते हो? अरे क्या हुआ भाऊ? मेरे बनाए हुए दाल चावल अच्छे नहीं लगे क्या? अच्छे तो तब लगेंगे ना जब अच्छे बनेंगे। तुम्हारे दाल और चावल इतने बेकार हैं कि मैंने आज से पहले इतने बेकार और वाहियात दाल चावल कभी नहीं खाए। गुस्सा करते हुए वो आदमी वापस चला जाता है। देखो तो सही कैसे बने हैं, दिखा मेरे दाल चावल। अरे रे, इतना बेकार स्वाद। अब क्या करूं? अब कौन खाएगा मेरे दाल चावल? ये क्या हो गया मेरे साथ? दूसरी तरफ हरी और कंचन पूरी मेहनत से और बिना उस जड़ी बूटी के दाल चावल बनाते हैं और वे गांव के लोगों को पसंद भी आते हैं। एक एक करके उनके ढाबे पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है। हरी का ढाबा बहुत अच्छा चलने लगता है और वे अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहता। एक बार की बात है, एक कुंदनपुर नामक गांव में मोनू और चांदनी नाम के पति पत्नी रहते थे।
मोनू जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटकर बाजार में बेचता, लेकिन इससे उसका गुजारा नहीं हो पाता था। सुनो जी, आप ये जो लकड़ियाँ काटने का काम करते हैं, इससे हमारा गुजारा भी ठीक से नहीं हो पाता। क्यों ना आप कोई दूसरा काम ढूंढ ले। हाँ चांदनी, तुम कह तो ठीक ही रही हो। सोच तो मैं भी रहा हूँ कि कोई दूसरा काम करूँ, लेकिन मुझे मेरे लायक कोई काम ही नहीं मिलता। पहले लोग खाना चूल्हे पर बनाते थे तो लकड़ियाँ अच्छी बिकती थी और कमाई भी अच्छी होती थी, लेकिन अब सब लोगों ने गैस पर खाना बनाना शुरू कर दिया है, तब से लकड़ियाँ बिकनी बिल्कुल ही कम हो गई है। ये बात कहकर मोनू मन ही मन परेशान हो जाता है, लेकिन मोनू को खाना बनाने और अच्छे अच्छे पकवान बनाने का भी बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो घर का खाना खुद ही बनाता। एक दिन मोनू के चाचा मोनू से मिलने उसके घर पर आए। अरे चाचा जी, बड़े दिनों बाद आए हो, कैसे हो आप? अरे मोनू बेटा, मैं तो बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? अरे चाचा जी, बस मैं भी बढ़िया हूँ, आपका आशीर्वाद है। चलिए चाचा जी, मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बना कर लाता हूँ। चाचा जी बड़े दिनों बाद हमारे यहाँ आए हैं, आज उनके लिए मेरे अपने हाथों से बने हुए स्वादिष्ट समोसे बनाता हूँ। मोनू ने चाचा जी के लिए अपने हाथ के बने हुए समोसे बनाए और चाचा जी को खिलाए। चाचा जी ने जैसे ही मोनू के हाथ के बने हुए समोसे खाए तो वह मोनू से बोले, अरे वाह मोनू, तुमने जो समोसे बनाए हैं वो तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक ऐसे समोसे कभी नहीं खाए। इतने अच्छे समोसे कैसे बना लेते हो तुम? अरे शुक्रिया चाचा जी, मुझे अच्छे पकवान बनाने का शौक है। अरे बेटा मोनू, तुम समोसे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो। क्यों ना तुम गांव में समोसे का एक ठेला लगा लो। गांव में तुम्हारी तरह स्वादिष्ट समोसे कोई नहीं बनाता। चाचा जी यह कहकर चले जाते हैं। चाचा की बात सुनकर मोनू सोच में पड़ जाता है और सोचता है, चाचा जी कहकर तो ठीक ही गए हैं, मुझे खाना बनाने का भी शौक है, क्यों ना मैं एक समोसे का ठेला ही लगा लूं। क्यों चांदनी, तुम क्या सोचती हो चाचा जी के विचार के बारे में? क्या मुझे समोसे का ठेला लगाना चाहिए या नहीं? आप सही कह रहे हो, चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप समोसे तो बड़े अच्छे बनाते हैं ही, और हमारे गांव में कोई और समोसे वाला भी नहीं है। तो मेरा भी यही कहना है कि आप एक समोसे का ठेला ही लगा लो। अगर आप समोसे का ठेला लगाएंगे तो मैं भी इसमें आपकी मदद कर सकती हूँ। ये सोचकर अगले दिन मोनू और चांदनी समोसे का ठेला लगा लेते हैं। पहले दिन से ही उनके समोसे काफी अच्छे बिकने लगते हैं और उनकी ग्राहकी भी खूब अच्छी होती है। लोग उनके समोसों की खुशबू सूंघ कर ही उनके ठेले की ओर खींचे चले आते। अरे वाह, मजा ही आ गया। क्या लजीज समोसे हैं। मैंने आज तक ऐसे समोसे गांव में कभी नहीं खाए। आज से मैं समोसे खाने आपके ठेले पर ही आऊंगा। अरे धन्यवाद भाई, मैंने आज पहली बार ही समोसे का ठेला लगाया है। मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरे समोसे पसंद आए। उनका समोसा खाकर बहुत तारीफें करने लगते। अरे वाह, कितने स्वादिष्ट समोसे बने हैं, मजा ही आ गया। मैंने आज से पहले ऐसे समोसे कभी नहीं खाए। कुछ ही महीनों में उनके ठेले की ग्राहकी दुगनी हो जाती है। लोगों को उनके समोसे बहुत पसंद आने लगते हैं। अरे मोनू भैया, एक समोसा दे दो जल्दी से। हाँ, मुझे भी एक समोसा दो जल्दी से। मुझे भी एक समोसा देना भैया। हाँ हाँ, मुझे भी दो। अरे मोनू भैया, जल्दी से एक समोसा देना। ऐसा रोज चलता है। लोग उनके समोसे खाने आते और तारीफें करते। अरे वाह चांदनी, आज तो हमारी कमाई भी अच्छी हुई। उन लोगों को हमारे समोसे भी बहुत पसंद आए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप समोसे बनाते ही इतने अच्छे हैं जो बिकने थे। चाचा जी हमें बिल्कुल सही राह देकर गए थे। एक दिन उनके समोसे खाने कुछ ज्यादा ही लोग आ जाते हैं और उनके ठेले पर काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ ज्यादा होने के कारण उनके समोसे भी काफी अच्छे बिकते हैं। कुछ देर बाद मोनू देखता है, ग्राहक काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, मेरे समोसे भी खत्म होने वाले हैं। अब मुझे और भी समोसे बनाने चाहिए, लेकिन बनाऊं कैसे? मेरा तो मसाला ही खत्म हो चुका है। अरे अब मैं क्या करूं? ग्राहकों को खाली हाथ भी भेजना अच्छा नहीं लगता। मोनू ये देखकर परेशान हो जाता है। उसी समय उसकी पत्नी उससे कहती है, आप चिंता
चिंता मत कीजिए, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मैं समोसों में मसाला कम भर दूंगी, इससे हमारा मसाला जल्दी खत्म नहीं होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे अरे चांदनी, तुम ये सब क्या कर रही हो? ऐसा करना ठीक नहीं है। ऐसा ना करो, ऐसे तो हमारे ग्राहकों का हमसे विश्वास टूट जाएगा। आप चिंता मत करो जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मोनू कम मसाले के समोसे बनाकर ग्राहकों को देता है, लेकिन ग्राहकों को कुछ भी पता नहीं चलता और वो मजे से उसके बनाए हुए समोसे खाते। मोनू खुश हो जाता है और घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, अरे वाह चांदनी, आज तो हमारी बहुत ही अच्छी कमाई हो गई। किसी को भी पता नहीं चला कि हमने समोसों में मसाला कम रखा था। वो ना हम अब से ऐसा ही करें, इससे हमारा सामान भी कम लगेगा और हमारी कमाई भी ज्यादा होगी। अब से हम हमारे समोसों को छोटा कर देते हैं और उनमें मसाला भी कम कर देते हैं। इससे हमारा फायदा भी ज्यादा होगा, लागत भी कम आएगी। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम ऐसा ही करते हैं। हमारे ग्राहकों को हम पर विश्वास तो है ही, तो वो हमसे समोसे तो लेंगे ही। इससे हमारे समोसे बनाने का खर्च भी कम होगा और मुनाफा भी ज्यादा होगा। थोड़े दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो समोसों में मिलावट करते और ग्राहकों को बेचते। अरे मोनू भाई, ये कैसे समोसे हैं, इतने छोटे और इतने बेकार। कहाँ गया तुम्हारा पहले वाला स्वाद? पहले के समोसे तुम्हारे बहुत स्वादिष्ट होते थे और बड़े भी होते थे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं समोसे तो हर दिन की तरह ही बना रहा हूँ। पता नहीं आपको मेरे समोसे क्यों पसंद नहीं आए। अब ग्राहकों को उनके समोसे पहले की तरह पसंद नहीं आ रहे थे। वे उनके समोसों की शिकायत करने लग गए। थोड़े दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो समोसों में मिलावट करते और ग्राहकों को बेचते। अरे मोनू भाई, ये कैसे समोसे हैं, इतने छोटे और इतने बेकार। कहाँ गया तुम्हारा पहले वाला स्वाद? पहले के समोसे तुम्हारे बहुत स्वादिष्ट होते थे और बड़े भी होते थे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं समोसे तो हर दिन की तरह ही बना रहा हूँ। पता नहीं आपको मेरे समोसे क्यों पसंद नहीं आए। अब ग्राहकों को उनके समोसे पहले की तरह पसंद नहीं आ रहे थे। वे उनके समोसों की शिकायत करने लग गए। एक दिन रात में अचानक मोनू की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसके कारण वो कुछ दिनों तक बहुत बीमार रहने लगता है। उसका इलाज कराते कराते जो भी उसने पूंजी जमा कर रखी थी, वो सब खत्म हो जाती है। कुछ दिनों बाद मोनू ठीक हो जाता है। चांदनी, देखो ये सब हमारे लालच का नतीजा है। हमने लालच में आकर अपने ग्राहकों का भी विश्वास तोड़ दिया और हमने जो कुछ पैसा जमा करा था वो भी हमने गवा दिया। हम कुछ ज्यादा ही लालची हो गए थे। हमें इतना भी लालच नहीं करना चाहिए था। अब मोनू फिर से समोसे बेचने की शुरुआत करता है और वो इस बार ईमानदारी से समोसे बनाकर बेचता है।